आयुर्वेद की दुनिया में कुछ ऐसे शब्द हैं जो नींव के पत्थर की तरह हैं। आज हम ऐसे ही एक शब्द की गहराई में उतरने वाले हैं, द्रव्य। कि ये कॉन्सेप्ट पहले साल से लेकर प्रैक्टिस तक हर कदम पर जरूरी है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ द्रव्य को परिभाषित करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आयुर्वेद दुनिया को किस नजर से देखता है। हम देखेंगे कि कैसे एक शब्द से आयुर्वेद पूरे ब्रह्मांड का नक्शा तैयार करता है। बिल्कुल। और ये सफर शुरू होता है भारतीय दर्शन की गलियों से। हाँ, खासकर वैशेषिक दर्शन से। उन्होंने ब्रह्मांड को समझने के लिए 6 मूल तत्व या पदार्थ बताए। हाँ, द्रव्य, गुण, कर्म। हाँ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। इनमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्थान द्रव्य को दिया गया है। हाँ। ये वो कैनवस है जिस पर बाकी सब कुछ चित्रित होता है। दिलचस्प बात यह है कि आचार्य चरक ने, जैसा एक स्रोत में बताया गया है, इसी क्रम को थोड़ा सा बदल दिया। उन्होंने चिकित्सा के लिहाज से सामान्य और विशेष को ज्यादा अहमियत दी। हाँ, क्योंकि इलाज का पूरा सिद्धांत इसी पर टिका है कि किसी चीज को बढ़ाना है या घटाना है। तो चलिए इसी दार्शनिक नींव से शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये द्रव्य आखिर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले इसके नाम पर ही चलते हैं। द्रव्य शब्द ध्रुगतों धातु से बना है। ध्रुगतो, हाँ, जिसका एक सीधा सा मतलब है गति। जिसमें गति हो, जो प्रवाहित हो, जिसमें लगातार कोई परिणाम या परिवर्तन हो रहा हो, वही द्रव्य है। यानी हर वो चीज जो बदल रही है वो द्रव्य है। ये तो बहुत व्यापक परिभाषा लगती है। हाँ, लेकिन आयुर्वेद इसे और सटीक बनाता है। एक बहुत ही मशहूर श्लोक है जो इसकी आत्मा है। यत्राश्रितः कर्म गुणा कारणम समवायियत तद्द्रव्यम। चलिए इसे जरा खोलते हैं। यत्राश्रिता कर्म गुणा, मतलब जिसमें कर्म यानी एक्शन और गुण यानी क्वालिटी आश्रित हो। और दूसरा हिस्सा है कारणम समवायियत, मतलब जो समवायी कारण हो। ये समवायी कारण वाला हिस्सा थोड़ा मुश्किल लगता है, इसका क्या मतलब है? ये इस पूरी अवधारणा का सबसे अहम हिस्सा है। समवायी कारण का मतलब है ऐसा कारण जो अपने कार्य से, अपने इफेक्ट से कभी अलग नहीं हो सकता। वो उसमें हमेशा अंतर्निहित रहता है। जैसे मिट्टी और घड़ा। घड़ा मिट्टी से बनता है और जब तक घड़ा मौजूद है, मिट्टी उसमें मौजूद है। आप घड़े से मिट्टी को अलग नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे एक कपड़े और उसके धागों का रिश्ता। आप धागों के बिना कपड़े की कल्पना ही नहीं कर सकते। धागे उस कपड़े के समवायी कारण हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। तो श्लोक कहता है कि द्रव्य वो है जिसमें गुण और कर्म उसी तरह रहते हैं जैसे कपड़े में धागे, और जो खुद उन गुणों और कर्मों का समवायी कारण है। आप किसी गुण की कल्पना बिना द्रव्य के नहीं कर सकते। जैसे सुगंध का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो किसी फूल या इत्र जैसे द्रव्य में ही मिलेगी। ये उदाहरण इसे बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। लेकिन यहीं एक दिलचस्प सवाल उठता है। मॉडर्न साइंस में सब्सटेंस या मैटर की परिभाषा है कि जिसमें वजन हो और जो जगह घेरे। उस हिसाब से तो आयुर्वेद के कई द्रव्य जैसे आकाश, आत्मा या मन, ये तो द्रव्य नहीं माने जाएंगे। बहुत ही शानदार सवाल है। और ये सिर्फ परिभाषा का अंतर नहीं है, ये दुनिया को देखने के दो अलग अलग नजरियों का अंतर है। कैसे? आयुर्वेद द्रव्य को एक फंक्शनल परिभाषा देता है कि ये गुणों और कर्मों का आश्रय या कंटेनर है, जबकि मॉडर्न साइंस एक मटीरियल परिभाषा देता है जिसमें मास और वॉल्यूम हो। हाँ, यही वजह है कि आयुर्वेद समय यानी काल और आत्मा जैसी अमूर्त चीजों को भी द्रव्य मान सकता है, क्योंकि वे भी गुणों और कर्मों के आश्रय हैं। ये आयुर्वेद की परिभाषा को ज्यादा व्यापक और यूनिवर्सल बनाता है। तो अगर द्रव्य हर चीज का आधार है, तो प्राचीन ऋषियों ने इसे व्यवस्थित कैसे किया? दुनिया में तो अनगिनत द्रव्य है, उनका क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था? यही इस सिस्टम की खूबसूरती है। उन्होंने इसे बहुत ही तार्किक तरीके से 2 मुख्य भागों में बांटा, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण और कार्य। हाँ, कारण द्रव्य वे मूल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे बाकी सब कुछ बनता है। ये नित्य हैं यानी शाश्वत, और इनकी संख्या निश्चित है, सिर्फ 9। सिर्फ 9? पूरी सृष्टि के बिल्डिंग ब्लॉक सिर्फ 9 है? हाँ, सिर्फ 9। एक बहुत सुंदर सूत्र है, खादिन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह। खादिन्यात्मा? ये एक तरह से वास्तविकता की पूरी इन्वेंट्री है। इसमें खादिनी एक शॉर्ट हैंड है, ख यानी आकाश और आदि मतलब एक्सेट्रा।
तो आकाश आदि पंच महाभूत। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। बिल्कुल। और उनके साथ आत्मा, मन, काल और दिशा, ये हैं वो 9 कारण द्रव्य। और कार्य द्रव्य? कार्य द्रव्य वे सब कुछ हैं जो इन 9 कारण द्रव्यों के मेल से बनते हैं, इसलिए वे अनित्य होते हैं, मतलब बनते और बिगड़ते रहते हैं। और उनकी संख्या असंख्य। एक पत्थर से लेकर इंसान तक सब कार्य द्रव्य हैं। एक पत्थर से लेकर एक प्लास्टिक की कुर्सी तक और एक पौधे से लेकर इंसान तक सब। 1 मिनट, तो आप कह रहे हैं कि एक प्लास्टिक की कुर्सी और एक इंसान दोनों एक ही श्रेणी कार्य द्रव्य में आते हैं। ये तो बहुत बड़ी श्रेणी हो गई। इसे और कैसे बांटा गया? हाँ, यहीं पर अगला स्तर आता है। चेतना की उपस्थिति के आधार पर कार्य द्रव्य को फिर से 2 भागों में बांटा गया। चेतन द्रव्य, जिनमें इंद्रियां होती हैं, और अचेतन द्रव्य, जिनमें इंद्रियां नहीं होती। एकदम सही। और चेतन द्रव्य को भी आगे बांटा गया है, जैसे पेड़ पौधे और जानवर। अच्छा, तो इसमें पहला प्रकार कौन सा है? पहला है अंतःचेतन, जिनमें चेतना अंदर होती है, बाहर स्पष्ट रूप से दिखती नहीं, जैसे पेड़ पौधे। इसे याद रखने के लिए एक बगीचे की कल्पना करें। सबसे पहले वनस्पति। वनस्पति, जैसे वो बड़ा शांत बरगद का पेड़ जिसमें फूल नहीं दिखते, सीधे फल आते हैं। बिल्कुल। फिर है वानस्पत्य। वो आम का पेड़ जिसमें फूल और फल दोनों स्पष्ट दिखते हैं। सही। तीसरा विरुद्ध, यानी वो चढ़ने वाली गिलोय की बेल। और चौथा औषध, जैसे गेहूं की फसल जो फल पकने के बाद नष्ट हो जाती है। वाह, ये बगीचे वाली बात इसे हमेशा के लिए याद करा देगी। और दूसरा प्रकार है बहिरअंतःचेतन, जिनमें चेतना अंदर और बाहर दोनों रूपों में स्पष्ट होती है, जैसे हम और बाकी जीव जंतु। हाँ, इनकी उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार हैं। जरायुज, मतलब प्लेसेंटा से जन्म लेने वाले, जैसे मनुष्य। अंडज, जो अंडे से जन्म लेते हैं। सही, जैसे पक्षी। फिर स्वेजज, जो पसीने या गंदगी से उत्पन्न होते हैं, जैसे कृमि। और उद्भिज, जो पृथ्वी फोड़कर निकलते हैं, जैसे मेढक। ठीक है। और अचेतन में तो खनिज और कृत्रिम आ गए। हाँ, सोना, लोहा और मानव निर्मित वस्तुएं। ठीक है। अब उन 9 मूल कारण द्रव्यों पर गहराई से बात करते हैं। शुरुआत पंचमहाभूत से करते हैं। इनकी उत्पत्ति को लेकर कई अलग-अलग सिद्धांत हैं। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि अलग-अलग दर्शनों ने सृष्टि की उत्पत्ति की पहेली को अपने-अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश की। ये अलग-अलग ओरिजिन स्टोरीज की तरह हैं। अच्छा। जैसे सांख्य दर्शन, जो आयुर्वेद का आधार है, कहता है कि शुरुआत प्रकृति यानी अव्यक्त ऊर्जा से हुई। प्रकृति से महत, मतलब ब्रह्मांडीय बुद्धि, फिर अहंकार बना। अहंकार से पंच तन्मात्रा यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की सूक्ष्म ऊर्जाएं बनी। और फिर उनसे महाभूत बने। हाँ, फिर उन तन्मात्राओं से क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी महाभूत बने। ये एक टॉप डाउन अप्रोच है। और न्याय वैशेषिक का क्या मत है? न्याय वैशेषिक इसे बॉटम अप अप्रोच से देखते हैं। वे कहते हैं कि सब कुछ परमाणुओं से बना है। 2 परमाणुओं से द्विअणुक, फिर त्रिअणुक, और ऐसे ही जुड़ते जुड़ते स्थूल महाभूत बनते हैं। ये तो बिल्कुल अलग है। और तैत्तिरीय उपनिषद? तैत्तिरीय उपनिषद एक बहुत ही सीधी और काव्यात्मक कहानी बताती है। परम ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। भले ही उत्पत्ति के सिद्धांत अलग हों, लेकिन इन महाभूतों के गुण और लक्षण तो निश्चित हैं, है ना? बिल्कुल। और यही चिकित्सा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आकाश का लक्षण है अप्रतिघात, मतलब नॉन रेजिस्टेंस, और गुण है शब्द। ठीक है। वायु का लक्षण है चलत्व यानी मूवमेंट, और गुण है स्पर्श। अग्नि का लक्षण है उष्णत्व, हीट, और गुण है रूप। और जल पृथ्वी का? जल का लक्षण है द्रवत्व, लिक्विडिटी, और गुण है रस। और पृथ्वी का लक्षण है खरत्व, हार्डनेस, और गुण है गंध। ये गुण लक्षण ही हमारे शरीर की प्रकृति और रोगों को समझने की कुंजी हैं। पंच महाभूत के बाद आते हैं काल और दिक्। ये थोड़े अमूर्त लगते हैं। चिकित्सा में इनका क्या काम है? ये बिल्कुल भी अमूर्त नहीं है, बल्कि चिकित्सा में बहुत व्यावहारिक हैं। पहले काल यानी टाइम को लेते हैं। करता है, जैसे रोग की अवस्था या आयु की अवस्था। अब इसका उपयोग देखिए। एक वैद्य जानता है कि वात दोष से होने वाला जोड़ों का दर्द दोपहर के बाद और वर्षा ऋतु में स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। वाह, ये तो काल का सीधा प्रभाव है।
बिल्कुल। ये समझना हमें ये तय करने में मदद करता है कि दवा कब देनी है ताकि उसका सबसे ज्यादा असर हो। ये तो बहुत ही व्यवहारिक बात है। और दिक यानी डायरेक्शन का क्या? दिशा कैसे चिकित्सा को प्रभावित कर सकती है? दिक् जो पूर्व पश्चिम आदि व्यवहार का कारण है, उसका भी सीधा प्रभाव है। औषधि संग्रह के लिए उत्तर दिशा की औषधियों को श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि वहाँ हिमालय की शीतलता का प्रभाव होता है। सही है। और शरीर में भी हर अंग की एक निश्चित दिक् है। ये तो अद्भुत है। अब सबसे गूढ़ विषयों पर आते हैं, आत्मा और मन। आत्मा का लक्षण क्या है? आत्मा का सबसे सरल और गहरा लक्षण है ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ज्ञानाधिकरणम आत्मा अर्थात जो ज्ञान का अधिकरण या आश्रय है वही आत्मा है। चेतना, कॉन्शियसनेस जहां रहती है वो आत्मा है। और चरक ने इसके अस्तित्व के कुछ चिन्ह भी बताए हैं ना? हाँ, उन्हें आत्मा के लिंग यानी चिन्ह कहा गया है, जैसे श्वास लेना छोड़ना, पलक झपकना, जीवन, मन की गति, इंद्रियों का अपने विषयों को ग्रहण करना, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख। तो ये सिर्फ जीवन के बायोलॉजिकल संकेत नहीं है बल्कि चेतना के होने का प्रमाण है। बिल्कुल। ये सब मिलकर साबित करते हैं कि शरीर में सिर्फ भौतिक क्रियाएं नहीं हो रही, बल्कि एक चेतना सत्ता मौजूद है। ज्ञान की उत्पत्ति भी तभी होती है जब आत्मा का मन से, मन का इंद्रिय से और इंद्रिय का अपने विषय से संयोग होता है। अच्छा, ये पूरी एक श्रृंखला है। हाँ, इस श्रृंखला के बिना ज्ञान संभव नहीं है। और मन के बारे में एक बहुत ही आकर्षक बात कही जाती है। उसके गुण और कर्म क्या है? हाँ, मन के 2 गुण सबसे महत्वपूर्ण हैं और ये आज की दुनिया के लिए बहुत प्रासंगिक हैं, अणुत्व और एकत्व। अणुत्व और एकत्व। अणुत्व का मतलब है कि ये अत्यंत सूक्ष्म है और एकत्व का मतलब है कि ये एक ही है। इन्हीं 2 गुणों के कारण मन एक समय में केवल एक ही विषय का ज्ञान ग्रहण कर पाता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब हजारों साल पहले ही उन्होंने ये समझ लिया था कि हम असल में मल्टीटास्क नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये मन के मूल स्वभाव में है। जब हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो असल में हमारा मन बहुत तेजी से एक विषय से दूसरे विषय पर स्विच कर रहा होता है, जिससे उसकी ऊर्जा व्यर्थ होती है। बिल्कुल। और ये भी याद रखना जरूरी है कि शरीर के साथ साथ मन भी रोगों का आश्रय है। एक और दिलचस्प दार्शनिक बहस है तम यानी अंधकार को 10वां द्रव्य मानने की। इस पर क्या विचार है? ये एक बहुत रोचक बहस है। मीमांसा दर्शन ने तम यानी अंधकार को 10वां द्रव्य माना। क्यों? उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था कि अंधकार में नील रूप गुण दिखाई देता है और उसमें चलन कर्म भी प्रतीत होता है, इसलिए ये एक द्रव्य होना चाहिए। लेकिन न्याय वैशेषिक दर्शन इससे सहमत नहीं था। बिल्कुल नहीं। न्याय वैशेषिक का खंडन बहुत तार्किक है। वे कहते हैं कि तम कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है, बल्कि ये केवल तेज यानी प्रकाश का अभाव है। प्रकाश का अभाव। हाँ, अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये सिर्फ प्रकाश के न होने की स्थिति है। जैसे ही आप प्रकाश लाते हैं, अंधकार नष्ट नहीं होता, वो बस वहां होता ही नहीं है। इसीलिए इसे 9 कारण द्रव्यों में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। तो आज हमने इन सभी 9 कारण द्रव्यों को समझा। अंत में इन सब को एक साथ रखकर देखें तो एक वैद्य के लिए इनका व्यावहारिक महत्व क्या है? यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ये 9 कारण द्रव्य एक वैद्य के लिए दुनिया को देखने का चश्मा है। पंचमहाभूत और त्रिगुण मिलकर ही हमारे शरीर की देह प्रकृति, मतलब वात, पित्त, कफ और मानस प्रकृति तय करते हैं। और चिकित्सा का आधार भी यही है। बिल्कुल। हम जो भी आहार या औषधि लेते हैं वो पंचभौतिक होती है। चिकित्सा का सिद्धांत है सामान्य विशेष सिद्धांत, यानी शरीर में जिस महाभूत की कमी हो गई है उसे बढ़ाने के लिए उसी महाभूत प्रधान द्रव्य दो, और अगर कोई महाभूत बढ़ गया है तो उसे कम करने के लिए विपरीत गुण वाले महाभूत प्रधान द्रव्य दो। यही आयुर्वेद चिकित्सा का सार है। तो आज हमने द्रव्य विज्ञानीयम अध्याय की एक बहुत गहरी यात्रा की। हमने द्रव्य की परिभाषा से लेकर उसके वर्गीकरण और 9 कारण द्रव्यों की व्यवहारिक उपयोगिता को समझा। बिल्कुल। आज की चर्चा का सार ये है कि द्रव्य आयुर्वेद का मूल स्तंभ है। ये 9 कारण द्रव्य, पंचमहाभूत, काल, दिक्, आत्मा और मन सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये सृष्टि और हमारे शरीर को चलाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। एकदम सही कहा। इस अध्याय को पढ़ने का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं है,
बल्कि उस नजरिए को विकसित करना है जिससे आप ये समझ सकें कि कोई भी चीज शरीर पर कैसे और क्यों काम करती है। यही ज्ञान एक सफल वैद्य बनने की नींव रखता है। बिल्कुल। जाते जाते हमारे शिष्यों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने पढ़ा कि मन का गुण अणुत्व और एकत्व है, इसलिए वह एक समय में एक ही काम कर सकता है। आज की इस मल्टीटास्किंग की दुनिया में, जहां हर कोई एक साथ 10 काम करने की कोशिश कर रहा है, क्या आयुर्वेद का यह प्राचीन सिद्धांत हमें एकाग्रता और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ गहरा सिखा सकता है?